हेलो दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज का हमारा टॉपिक है कि जो सर्किट डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको किरचॉफ लॉ के द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता। तो उसके सीखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीतू ऑल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। अगर आपने हमारे किरचॉफ लॉ वाली अगर वीडियो नहीं देखी हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि सबसे पहले आप उसे देखें, क्योंकि बगैर किरचॉफ लॉ कि आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हो जब तक आप उनके बारे में नहीं जानोगे। किरचॉफ लॉ के दो लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ होता है केसीएल, दूसरा होता है केवीएल। वो मैं आप प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर उसको देखने के बाद ही जब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द करंट इन अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट ऑफ फिगर। Also determine the potential across BD and resistance from BD B to D। मतलब हमको इसमें क्या करना है कि जो सर्किट है ना, ये पूरा जो सर्किट डायग्राम जो दे रखा है इसमें हमको एक तो सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी है, हर रेजिस्टेंस पर करंट की वैल्यू निकालनी है। और जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल दे रखा है हमारा यहाँ पे, जैसे नेमिंग कर लेते हैं A B C D। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में दिखना है, एक तो बी और डी यहाँ पे दिखना है इसका पोटेंशियल, और बी से और डी के बीच में रेजिस्टेंस भी देखना है। तो हमको इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम किरचॉफ से सेकंड लॉ लगाएंगे। वो किरचॉफ सेकंड लॉ किस में, मतलब कौन से लूप में लगाएंगे, डी ए सी डी में, डी ए सी डी में लगाएंगे किरचॉफ लॉ का सेकंड लूप। तो लिखेंगे अप्लाइन सेकंड लॉ इन लूप डी ए सी डी में। पता है जब तक लूप कंप्लीट जब तक नहीं होता, जैसे आपने यहीं से स्टार्ट किया, जब तक आप घूम फिर के यहीं पे नहीं आ जाते जब तक लूप नहीं बनेगा, मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो डी ए सी डी में, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा लूप है डी ए सी डी है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पता जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पोटेंशियल ड्रॉप में जब ये पाथ के साथ साथ, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पाथ की साथ साथ जो करंट की जो अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको एज ए नेगेटिव लेते हैं, और अगर उसके अपोजिट है तो एज ए पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है, ये पाथ के साथ साथ मान लीजिएगा पाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पाथ कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा यू करके। तो इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें क्या लगेंगे, तो माइनस के 1I1 माइनस के, वैसे हम 1 को लिखते नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए 1I1 माइनस के। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इसके पाथ के सिमिलर है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 4I3। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो इसके, देखिएगा करंट यहाँ से I2 आ रहा है इधर से, तो करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन डिफरेंट होगी यहाँ पे, तो डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो ड्रॉप है, जो वोल्टेज ड्रॉप है, उसको हम एज ए पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस के 2I2 इजकल टू 0। तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को खत्म करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे माइनस के, तो यहाँ जो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा 2I2 प्लस के 4I3 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, मैश, और हम लेंगे दूसरा मैश। एक लूप तो हमारा हो गया, अब दूसरे लूप की बात करते हैं। तो इसमें लूप आएगा ABCA, ठीक है। टेकिंग मैश या लूप ABCA। अब ABCA में पता क्या होता है कि जो हमारी करंट अभी कुछ इस तरीके से, मतलब इसमें भी क्लॉकवाइज ही पाथ बनेगा कुछ इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज पाथ में मतलब
ये लो मैं शो कर देता हूँ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है हमारे पाथ की डायरेक्शन के सिमिलर है, तो एज ए नेगेटिव लेंगे इसमें। जैसे कि कल हमने मतलब ये बताया था कि साइन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट और पाथ की डायरेक्शन अगर सिमिलर हैं तो उसमें नेगेटिव पोलरिटी लेते हैं, और डायरेक्ट वो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट की और पाथ की जो डायरेक्शन है अगर वो अपोजिट है तो उसको पॉजिटिव पोलरिटी लेते हैं। ये हमने कल बताया था। रजिस्टर के केस में अगर पाथ और करंट दोनों मतलब वही चीज है, इसका मतलब एक तोड़ बता दिया है कि अगर पाथ और करंट की जो डायरेक्शन है अगर वो अलग अलग है तो एज ए पॉजिटिव ले लेंगे हम यहाँ। और बात करते हैं ईएमएफ की यहाँ पे। तो ईएमएफ में क्या होता है कि जो हमारा साइन ऑफ ईएमएफ में क्या होता है, अगर लोअर टू हायर जाता है हमारा पोटेंशियल तो एज ए पॉजिटिव लेंगे, अगर हायर टू लोअर जाता है तो एज ए नेगेटिव लेंगे। और किरचॉफ का सेकंड लॉ जो था हमारा वो था एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस के एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पे। तो टेकिंग मेश ऑफ एबीसी मतलब सेकंड लूप की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें क्या लेंगे, तो -2I1 -I3 यहाँ से, और फिर यहाँ से मतलब अपोजिट आएगी डायरेक्शन इसकी, यहाँ से फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आएगी। तो अपोजिट के लिए क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे क्योंकि पोलरिटी प्लस आएगी, प्लस के I2 प्लस के I3 प्लस के। अब ये देखो इसके अपोजिट है, ये वाली डायरेक्शन तो अपोजिट है क्योंकि करंट इधर से आ रहा है ऊपर से, जबकि करंट हमारा जाना चाहिए, जबकि ये उल्टा आ रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है करंट की। तो I3 सॉरी 4I3 आ जाएगा इजिकल टू 0। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 2I3 प्लस के 3I2 प्लस के 3I3 प्लस के 4I3 इजकल टू 0। I3 वाले जो उनको एक जगह कलेक्ट करके रख लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, ये किसके आएंगे, प्लस के 9I3। अब क्या बचा, I2 और I1 बचा, तो -2I1 प्लस के 3I2 प्लस के इजकल टू 0। अब नेगेटिव साइन को हम अगर रिमूव करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, 3I2 माइनस के I3 9I3 इजकल टू 0। मतलब एक लूप ये वाला हो गया, एक लूप ये हो गया। अब जो थर्ड लूप है वो लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, DABED, क्योंकि अब ये बात बताइएगा कि किरचॉफ का सेकंड लॉ था कि टोटल सम ऑफ ईएमएफ प्लस के जो वोल्टेज ड्रॉप था इजकल टू 0 था, मतलब सम ऑफ ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इजकल टू 0। तो यहाँ पे भी ईएमएफ दे रखा, तो अब ये वाला लूप बनेगा पूरे इस सर्किट का। तो इस सर्किट का लूप बनाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग द मैश DABED, मतलब ये कुछ इस तरीके से होना, DABED। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा पता है, अब यहाँ से देखेंगे डी से, तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारा राइट हैंड मतलब एक क्लॉकवाइज में ये घूमेगा, तो कुछ इस तरीके से वो क्लॉकवाइज में ये पूरे सर्किट में क्या हुआ कि जो हमारा करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम आएगी, तो एज ए नेगेटिव लेंगे, तो -I1। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो -2I1 -I3। अब आते हैं DAV के बाद क्या करते हैं यहाँ के बाद कि I1 प्लस के I2, और यहाँ पे जो बैटरी का रेजिस्टेंस है वो कितना ले रखा है, 2 ले रखा है, और प्लस के 2। अब देखो यहाँ से पता क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसका ये ले रखा है, जब यूं करके नहीं डायरेक्शन है इसकी सेम क्लॉकवाइज में, तो ये भी इसके मतलब पाथ के सिमिलर है, तो -2
2 और यहाँ कितना करंट है, मतलब I1 प्लस के I2, और हमारा जो मतलब EMF है वो क्या है, लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर, तो एज ए पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो इसको मतलब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, I1 माइनस के 2I1 प्लस के 2I3। अभी मैंने बताया था कि कोष्टक से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस के 2I1 माइनस के 2I2 प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे, I1 माइनस के 3I1 हो गया क्योंकि सिमिलर है। इस यहाँ पे क्या होगा कि जो चिन्ह है हमारे जो, तो वो नेगेटिव नेगेटिव है, तो एज ए पॉजिटिव मतलब जुड़ जाएंगे, माइनस के 3I1 हो जाएगा, और ये आएगा 2I1, तो माइनस के 5I1। अब I2 वाले को देखते हैं तो माइनस के 2I2, I3 वाले के अंदर प्लस के 2I3 इजिकल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, तो माइनस के, तो ये प्लस के I2 हो जाएगा, माइनस के 2I3 इजिकल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कौन सी बनती है, सबसे पहली इक्वेशन हमारी ये वाली बन जाती है, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं और इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस वाली इक्वेशन से, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि करंट की जो वैल्यू है I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू को हम निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, अब I1 मतलब जो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो हमारे सेकंड है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, I1 यहाँ पे ये थी ना, I1 माइनस के 2I2 प्लस के 4I3। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2I1 माइनस के 4I2 प्लस के 8I3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर। और हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी थी, हमारी इक्वेशन थी 2I1 माइनस के I2। इक्वेशन हमारी सेकंड क्या थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ का दे देते हैं इसको। और इक्वेशन नंबर जो हमारी थी वो 2I1 माइनस के 3I2 माइनस के 9I3 इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरीके से थी। अब इस वाली इक्वेशन में थे, इस वाली इक्वेशन को घटा देते हैं हम। तो क्या करेंगे, 2I1 माइनस के 3I2 माइनस के 9I3, अब इसमें से घटाते हैं 2I1 माइनस के 4I2 प्लस के 8I3 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो 9 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये वाला देखो क्रॉस हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब ये क्या हो गया, 4 प्लस के तो 4I2 और यहाँ माइनस के 3I2, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस के I2, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 9 और 8 कितने हो गए 17I3, क्योंकि दोनों सिमिलर चिन्ह के हैं, इक्वल टू 0। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, I2 की वैल्यू आ जाएगी 17I3। अब इस I2 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, सॉरी, अब क्या करेंगे हम कि इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये है 5I3 प्लस के 2I2 माइनस के 2I3 इक्वल टू 2, ये इसको है ना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, 5 इंटू I1 माइनस के 2I2 प्लस के 4I3 इक्वल टू 0, तो 5I1 माइनस के 5 2 या 10 I2 प्लस के 20I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 5 को किस में से, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 5 को हम घटाते हैं। इक्वेशन नंबर हमारा जो 5 है, इक्वेशन नंबर 3 माइनस के इक्वेशन नंबर 5, तो क्या करेंगे 3 वाली वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे,
2। इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे। घटाएंगे इसको तो नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 12i2 माइनस के 22i3 इजिकल टू माइनस के 2। अब क्या करेंगे, इसको हम और इजी बनाने के लिए यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या करना पड़ेगा, तो 6i2 माइनस के 11i3 इजिकल टू माइनस के 1। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। अब i2 की वैल्यू कुछ इसमें डाल देंगे। i2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे हम। तो 6 17i3 माइनस के 11i3 इजिकल टू माइनस के 1। 17 छिक्के 102 माइनस के 11i3 इजिकल टू माइनस के 1। तो 102 में से 11 गए तो कितने बचे 91। 91i3 इजिकल टू माइनस 1। तो i3 की जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, माइनस के 1/91। ये कुछ इस तरीके से आएगी। एक मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। 5i2 प्लस के 2i3 इजिकल टू 2i1 प्लस के 0। इसमें से ये वाली घटा दी। तो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 2 में से अगर 0 चला गया तो 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको एज ए पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें एज ए पॉजिटिव ये वाला आएगा तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो i3 की वैल्यू आएगी 1/91 एम्पियर। अभी इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 बनी थी ये वाली, अब i3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ i3 इन इक्वेशन 6। अब i3 की जो वैल्यू हम इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6i2 माइनस के 11 इंटू 1/91 इजगल टू 1। तो 6i2 माइनस के 11/91 इजगल टू 1। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 6i2 इजगल टू 1 प्लस के 11/91। अब क्या होगा कि यहाँ पे 91, 1 कम 91 और प्लस के 11, 102/91। तो i2 की वैल्यू आएगी कुछ 6i2 को 102/91 और यहाँ i2 की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से 102/91 गुणा 6, 17 छिक्का 102। तो यहाँ पे आएगा i2 की वैल्यू 17/91 एम्पियर। i2 की वैल्यू कुछ आ जाएगी 17/91 एम्पियर।
अब इस I2 और I3 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की I1 माइनस के 2I2, I2 की वैल्यू कितनी आ रही है 17/91, प्लस के 4I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/91 इजकल टू 0। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से 17 दूनी 34, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, माइनस के 4/91, तो ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से 30/91 एम्पियर। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30/91 एम्पियर। तो हमने यहाँ पे तीनों का करंट निकाल लिया हमने, I1, I2, I3। यहाँ पे हमने करंट निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट निकालने के बाद में जो DA में कितना करंट है, DA अगर मतलब करंट इन DA मतलब प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट है, तो करंट इन DA, तो यहाँ पे मतलब जो ड्रॉप कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है DA में 1 ओम, तो है करंट कितना I कितना, I1 कितना, हमारी I1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई थी 30/91, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, और जो करंट की वैल्यू है 30/91, क्योंकि I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो 30/91 वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। अब करंट इन और ये आपका आएगा AB में, DC में, D और C में। तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, I2 की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे 17/91, तो यहाँ पे आ जाएगा 34/91 एम्पियर। DC सॉरी, अरे हम करंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 17/91 आएगा, क्योंकि इस वाली ब्रांच में कितना करंट है यहाँ पे देखा था, हमारा जो करंट है वो आ रहा था I1, तो I1 की वैल्यू हमारे 30/91 आ जाएगी। हाँ सॉरी, मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया था यहाँ पे। तो करंट इन DC में क्या आएगा कि हमारे यहाँ पे 17/91 एम्पियर है यहाँ पे, और करंट इन AB में कितना करंट हमारा AB में आ जाएगा हमारा I1 माइनस के I3, तो I1 में से I3 की वैल्यू कम कर देंगे यहाँ पे, तो I1 कितना करंट था हमारा 30/91 माइनस के, और I3 की वैल्यू है 1/91, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से 29/91 एम्पियर, 29/91 एम्पियर आ गया। और करंट इन CB में प्रत्येक ब्रांच में देख रहे हैं हम इसमें करंट इन CB, तो CB के केस में क्या आएगा, यहाँ पे I2 प्लस के I3 है, तो यहाँ करंट I2 की वैल्यू 17/91 प्लस के, और I3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/91, तो मतलब 18/91 एम्पियर करंट यहाँ पे CB में फ्लो होगा। और करंट इन आउटर सर्किट में मतलब अब करंट की बात करें तो आउटर सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो ये हो रहा है I1 प्लस के I2, तो I1 प्लस के I2, तो I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 30/91, और प्लस के I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 17/91, तो कुल मिला के 47/91 एम्पियर। अब क्या करेंगे, करंट इन ब्रांच AC, मतलब इस ब्रांच में मतलब कितना करंट है, करंट इन ब्रांच AC मतलब इस ब्रांच में कितना करंट है, तो इस ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I3, तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/91 एम्पियर।
ये आई है I3 की। अब इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, अब सेल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। अगर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप की बात करें हैं इन सेल, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप की मतलब IR हो गया, तो हमारा जो करंट है वो कितना है I1 प्लस के I2, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये आ रहा 2, तो क्या होगा 2 इंटू, और रेजिस्टेंस कितना आ रहा था हमारा I1 प्लस के I2, I1 प्लस के I2 के भी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 47/91, 94/91 वोल्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंटों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, एक डी और बी के बीच में। तो डी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 माइनस की 94/91, तो कितना आ जाएगा ये 88/91 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा EMF है वो दे रखा है 2 वोल्ट, हमारा किरचॉफ लॉ को सेकेंड लॉ क्या था कि टोटल सम ऑफ EMF प्लस के और वोल्टेज ड्रॉप इजकल टू 0। अब वोल्टेज ड्रॉप हमारे यहाँ पर कितना आया था 94 माइनस 91, और यह कितना था यहाँ पर 2 आया था, तो 2 माइनस तो 88 ये कुछ इस तरीके से आएगा 88/91। अब क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज, बिटवीन पॉइंट डी एंड बी, बट डी और बी के बीच में कितना मतलब रेजिस्टेंस है प्रत्येक पॉइंट पर, तो क्या करेंगे 88/91 डिवाइड कर देंगे किससे 47/91 से, तो कितना आ जाएगा ये, तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 88/91 इंटू 91/47, 91 तो 91 कैंसिल हो जाएगा, तो 88/47, तो क्या करेंगे 47 बन जा 47, तो पॉइंट अब क्या बचा 88 में तो 47 गई, तो चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 47 बन जा 47, तो 1 4 41 आएगा, पॉइंट लगा लिया 0 47 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 9 चौक 36, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 सत्ते 56, 5 और 8 1 40, 8 सत्ते 56 और 5 और 8 1 40, 5 45, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा 7 7 7 49 और 7 7 चौक 28 और 4 32, तो यहाँ पर कितना बचा 3, मतलब कुल मिला के नहीं है इसके आएगा 8.87 के अराउंड आएगा इसका। तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसको आप डिवाइड कर लेना, अभी कैलकुलेटर की सहायता से मैं भी करता हूँ 87 47 8.7 कुछ इस तरीके से आएगा ये। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें क्या है कि ये हमको सर्किट दे दिया है, तो इसमें पता क्या करना है कि प्रत्येक ब्रांच पे हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो अननोन रेजिस्टेंस है ना R, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टोटल करंट जो नेटवर्क को दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है
2.25 एम्पियर। सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से मैं क्या पूछा था हमसे, मतलब प्रत्येक जो सर्किट की जो ब्रांच थी उस पर कितना करंट है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया था, और इन दोनों के बीच में का रेजिस्टेंस भी पूछा गया था। अब बात करते हैं हम इसकी, सेम सिमिलर क्वेश्चन यही है। तो इसमें हमको पता क्या करना है कि यहाँ पर प्रत्येक में मतलब कितना कितना करंट है वो चीज़ फाइंड आउट करना, और रेजिस्टेंस कितना है, ये वाले इसकी वैल्यू कितनी है, और इसको और हमको दे रखा है। अब मान लीजिए कि I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है ब्रांच ABC में, और I2 करंट फ्लो कर रहा है ब्रांच ADC में। ABC में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ब्रांच ABC ब्रांच में कर रहा है करंट I1 फ्लो, और ADC में कर रहा है I2 करंट फ्लो। तो टोटल करंट क्या हो गया, I1 प्लस के I2, और इसकी वैल्यू टोटल करंट की वैल्यू रखे 2.25 एम्पियर, जो कि हमको दी हुई है। अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो लूप कौन सा बनना हमारा, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू लूप FABCEF में, मतलब इसमें किरचॉफ का जो हमारा सेकंड लॉ उसको हम लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो किरचॉफ लॉ का मतलब जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इक्वल टू 0। तो हमारा इसकी वैल्यू को अगर पुट करते हैं, अब क्या करेंगे कि हमारा जो पाथ की जो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में जो हमारा पाथ है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि पाथ के सिमिलर है। तो माइनस के 2I1, तो माइनस के 8I1 प्लस के नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर टू हायर जा रहा है तो यहाँ पे EMF पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो माइनस के सॉरी हाँ 2I1 ठीक है, तो माइनस के 10I1 इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई इस ब्रांच पे। अब बात करते हैं इस वाले ब्रांच की। तो अभी हमको क्या दिया था कि I की जो वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, I1 प्लस के I2 इक्वल टू 2.25 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो I1 प्लस के I2 इक्वल टू 2.25 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू की थी 1 एम्पियर प्लस के I2 इक्वल टू 2.25 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी 2.25 माइनस के 1 इक्वल टू 1.25 एम्पियर। तो I2 का भी करंट जो हमारा करंट है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब बात करते हैं हम जो हमारा लूप है FADCEF में, मतलब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे दूसरे लूप में करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू लूप। कौन से लूप में अप्लाई करेंगे हम, FADCEF में। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे जो करंट की मतलब ये क्लॉकवाइज में जाएगा तो हमारे करंट की डायरेक्शन भी इसके कुछ इस तरीके से आएगी, सिमिलर आएगी पाथ की। तो माइनस के 5I2 माइनस के रेजिस्टेंस हमारा R, तो माइनस के I2R, और ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो माइनस के, अब यहाँ I2 मतलब कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस के I2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पर 5 प्लस के R इक्वल टू माइनस के 10, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो I2 कुछ इस तरीके से आएगा हमारा 5 प्लस के R, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना हमको। 5 प्लस के R इक्वल टू 10/I2, I2 की वैल्यू आई थी 10/1245 एम्पियर। तो यहाँ से कुछ मतलब पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 बढ़ेगी, मतलब तो ये आ जाएगा 8 बार, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस के 5 इक्वल टू 3 ओम। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 3 ओम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाले लूप लिया, इसमें से मतलब I1 की वैल्यू निकाली, फिर I2 की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या काम किया, जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू निकाल दी।
अब हमारा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट इन 20 ओम। 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये वाला है, इसमें हमको वैल्यू करंट की कैलकुलेट करनी है और ये हमारा सर्किट डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे पता है हमको 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन है I2 I3 के लिए, जो कि हमने सॉल्व करने हैं I1 I2 I3 के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज लूप लेते हैं किसका, ए बी सी डी ई एफ ए में, ठीक है, और उसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए। तो इसमें क्या करेंगे, अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप प्लस के अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अब इसमें जो हमारी डायरेक्शन है वो पाथ की, वो कुछ इस तरीके से होगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में अगर बात करें हम इसमें, तो माइनस के I1 R1 जो हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप ए बी सी एफ ए, सॉरी ये वाला लूप है हमारा। तो इसमें हमारा पता किरचॉफ को अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं इसको, जो हमारा पाथ है कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे पता क्या है, जो हमारी करंट की जो वैल्यू है वो सिमिलर हो जाएगी पाथ की। तो माइनस के 20 I2 प्लस के, और ये इसके अपोजिट आएगी पाथ की वैल्यू करंट की, तो 20 मतलब 200 I1, और यहाँ पे पता है इसके अपोजिट आएगी इसकी वैल्यू पाथ के, तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस को अगर कम रिमूव करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर बात करें हम इसको 200 I2, चलो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, 200 I1 माइनस के 20 I2 इक्वल टू 8। सॉरी मतलब यहाँ से ये कर दे 200 I1 माइनस के 20 इक्वल टू, माइनस के इधर लेगी तो 8 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया हमारा। अब क्या करते हैं कि इसमें है ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो इक्वेशन है वो इजी हो जाए। ये हमारी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। अब किरचॉफ की जो सेकंड लॉ है वो उसको हम दोबारा इस वाले लूप में करेंगे, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द लूप। अब क्या करेंगे, इसमें से हम जो पूरा कंप्लीट लूप है ना उसमें से इस वाले लूप को कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब ये वाले जो पूरा का पूरा मतलब वो ले लिया हमने लूप। अब इस वाले पूरे लूप में क्या करेंगे, हम उसको जो हमारी करंट की जो वैल्यू है क्लॉकवाइज में लेंगे, जैसे लेंगे तो इसके अपोजिट आएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, जो उसके जो अपोजिट आएगी तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव का आ जाएगा I1 प्लस के I2, यहाँ आ जाएगा 50 पॉजिटिव के प्लस के। अभी क्या करेंगे, इसकी जो 200 I1 ये भी वैल्यू है क्लॉकवाइज में, ये भी इसके अपोजिट आएगी, तो 200 I1 माइनस के 8 माइनस के 4, क्योंकि ये अपोजिट आएंगे तो इक्वल टू 0। तो I1 प्लस के I2 50 प्लस के 200 I1 इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं यहाँ पे 50 I1 प्लस के 50 I2 प्लस के 200 I1 इक्वल टू 12, तो ये कितना आएगा 250 I1 प्लस के 50 I2 इक्वल टू 12। इसको अगर हम मतलब इक्वेशन को
और इजी करते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते तो 25i1 प्लस के 125i1 प्लस के 25i2 इक्वल टू 6। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर होगी 2। फिर यहाँ क्या आएगा, हमने 4 से डिवाइड किया था तो 5i2 आएगा, सॉरी यहाँ 4 कर दिया था मैंने। तो इसमें 5i2 की वैल्यू को मतलब कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि 25i2 मतलब इक्वल हो जाए। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अब बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे 5i2, ठीक है, इजगल टू माइनस के 5i2 इजगल टू 2 माइनस के 50i1। तो अगर आई माइनस से अगर इसको रिमूव करना है तो 5i2 इजगल टू 5i1 माइनस के 2। अब 5 को 25 में बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25i2 इजगल टू, अब 5 को मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 250i1 माइनस के 10। अब इसके i2 की जो 25i2 की जो वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ 25i2 इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे इसमें कर देंगे तो 125i1। अब ये वाली जो वैल्यू थी 25, ये वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे प्लस के 250i1 माइनस के 10 इजकल टू 6। तो ये कितना आ जाएगा 375i1 इजकल टू 16। तो i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/375 एम्पियर। i1 की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब i1 के बाद में हमको i2 की वैल्यू को निकालना है। तो i1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारी i2 की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 50 इंटू 6/375 माइनस के 5i2 इजगल टू 2। तो माइनस के 5i2 इजगल टू 2 माइनस के 50 6/375। तो माइनस के अब ये कितना आ जाएगा कुछ इस तरीके से आएगा 16 800। तो 5 दूनी 10 2 7 14 15 2 3 6 750 माइनस के 800/375 माइनस के 5i2। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से माइनस के 50/375 माइनस के 5i2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से i2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी हमारी। i2 की आ जाएगी 50/375 गुणा 5। हम 50 10 आ जाएगा। तो यहाँ i2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10/375 एम्पियर i2 की वैल्यू। और अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो आप मतलब देख लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मतलब मैनुअली कैलकुलेशन कर रहा हूँ जैसे भी। तो आप कैलकुलेटर की सहायता से कैसे भी चेक कर लेना, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रोसेस वही है सेम। अब बात करते हैं हम इसकी। कंसिडरिंग द फॉलोइंग नेटवर्क, यहाँ पे क्या दे रहा है रेजिस्टेंस दे रखा है। तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन है जो कि हमको डिटरमाइन करने हैं करंट के, और i1 i2 i3 के लिए सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लूप है ए बी सी डी ये मतलब पूरा क्लोज लूप ले लेंगे इसमें। तो यहाँ क्लोज लूप लेने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप। अब किस में करना, ए बी सी डी ई एफ ए। अब इसमें क्या करना है कि हमारा जो
क्लॉकवाइज में मतलब पाथ को घुमाएंगे हम इसमें, तो क्लॉकवाइज में क्या करेंगे तो हमारा करंट इस तरीके से, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा I1 माइनस R1। अब ये भी समझाया था I2 R1 I4 तो माइनस के E3, क्योंकि ये पाथ के वो जा रही है सिमिलर है, तो माइनस के I1 ये आ जाएगा R2 प्लस के E1 इजकल टू 0। तो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा माइनस के I1 R1 माइनस के या प्लस के I2 R4 मान ये प्लस के E3, सॉरी E3 को इधर चलो इधर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस के I1 R2 माइनस के E1 इजकल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा I1 R1 प्लस के I2 R4 प्लस के I1 R2 इजकल टू E1 माइनस के E3। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा मतलब ये आ गया जो आंसर है, सॉरी E1 माइनस के E3 मतलब E1 E3 की जो वैल्यू थी वो मतलब यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि रिलेशन हमको दिखाना था यहाँ पे। अब अगर हम क्लोज लूप दोबारा बात करें इसकी, तो ABEFA मतलब इस वाले लूप की बात करें हम, तो इस वाले लूप में क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा जो हमारा पाथ है। तो कंसीडरिंग द क्लोज लूप ABEFA तो माइनस के I1 R1 माइनस के I3 R3, तो यहाँ देखेंगे माइनस के E2। अब बात करते हैं इसकी माइनस के I1 R1 प्लस के E1 इजकल टू 0, तो माइनस के I1 R1 प्लस के I3 R3 प्लस के I1 R1 इजकल टू E1 माइनस के E2। ये भी एक हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड लूप की BCDEB की। BCDEB की उसमें भी आएगा माइनस के I2 R4 माइनस के E3 प्लस के E2 प्लस के I3 R3 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे I2 R4 माइनस के I3 R3 इजकल टू E3 माइनस के E2। यहाँ भी रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे तीनों का रिलेशन हमको मतलब दिखाया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। अगर जब तक आप पता खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, तो जो भी मैंने अभी तक करा दिया है तो कॉपी पेन लेके बैठ आइएगा। अगर इनको दोबारा वही घर पे सेम रिवाइज कर लीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है ये। क्योंकि देखो मैं तो करा दूंगा, तो मेरे कराने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप नहीं करोगे। तो हमारी जो मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी सबसे पहले लॉ वाली जो मैंने रूल पढ़ाए थे क्रिचॉफ्स लॉ के, जो भी रूल है क्रिचॉफ के मतलब उनको पहले पढ़िएगा, उसके बाद में ये सब मतलब क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, जब तक आप रूल नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल GTOL इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको जो लेटेस्ट रिसेंट नॉलेज है वो भी अपडेट होती रहे टाइम टू टाइम आपके लिए।